हेलो गाइस, फिर से वेलकम है आप लोग का हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नई वीडियो में। आज हम फिर से देखेंगे क्या रेजिस्टेंस को हम डील कर रहे हैं। रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं एक स्टेप और। तो रेजिस्टेंस में हमारे पास कुछ फैक्टर्स आते हैं जिस पर रेजिस्टेंस हम लोग का डिपेंड करता है। पहला फैक्टर जो होता है रेजिस्टेंस का वो है लेंथ। मतलब वो क्या रहा है, देखो बेसिकली रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया था। रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली अगर हम किसी एक वायर को लेते हैं तो उसमें कितना करंट का अपोज हो रहा है उसे कहते हैं उसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम कहें कि आपके पास पैसे आ जाते हैं, ठीक है, तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। जस्ट नॉर्मल एग्जांपल है मान लो, तो अगर पैसे आपके पास आ रहे हैं, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो दैट इज़ व्हाट, क्या आपका एक फैक्टर क्या है जो आपके एक्सपेंडिचर को इफेक्ट कर रहा है, आपका मनी, मतलब आपका इनकम कितनी हो रही है, ठीक है। तो उसी तरह से रेजिस्टेंस भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और वो फैक्टर्स क्या हैं? पहला फैक्टर है लेंथ का फैक्टर। मतलब जैसे जैसे हम लोग की लेंथ में चेंजेस आते आएंगे वैसे वैसे हम लोग का रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा। दूसरा फैक्टर हमारे पास एरिया, या फिर इसको कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जैसे मान लो मैं मार्कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो एरिया होगा इसका, इस एंड का, तो ये जो एंड का एरिया होगा दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मतलब अगर मार्कर लें, मार्कर को हम यहाँ से काट दें तो ये जो एरिया मिलेगा इसे हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस, किस पर डिपेंड करता है? नेचर पे भी डिपेंड करता है कि मतलब हम लोग का जो वायर है वो नेचर उसका क्या है, या मटेरियल जो है उसका नेचर क्या है, मतलब वो वुड है या फिर आयरन है या फिर कॉपर है, गोल्ड है क्या, ठीक है। फिर हमारे पास आता है किसका? टेम्परेचर पे, मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड होता है। तो एक एक करके समझते हैं कैसे डिपेंड करता है, क्यों डिपेंड करता है। देखो पहला फैक्टर हमारे पास आता है लेंथ का फैक्टर, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर हमारे पास ये एक लेंथ है, लेट्स से मैंने कहा ये 2 मीटर की लेंथ थी और ये हमारे पास 4 मीटर की लेंथ थी, ठीक है। दोनों में हमने सेम करंट फ्लो करा दें तो रेजिस्टेंस कौन ज़्यादा ऑफर करेगा? तो जो 4 मीटर वाला है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला है। हमें कॉमन सेंस को समझना है। कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे? देखो, अच्छा अगर हम ये चीज़ पूछेंगे, जैसे मान लो ये एक नैरो सी रोड है, ठीक है, ये लेन ए है और ये लेन बी है, ठीक है, 2 लेन है। इसको लगभग आप मान लो इसकी डबल लेंथ की है, ठीक है, लगभग दुगनी लेंथ की है, ठीक है। तो लेन ए में भी यहाँ पे भी बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ है, यहाँ बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ है और यहाँ भी बहुत सारा ट्रैफिक लगा है। आप समझ गए होंगे ट्रैफिक बेसिकली ऐसे लगा हुआ है। तो अगर हमें यहाँ से जाना है, ये हमें यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और हम भाई देख रहे हैं कि हमें दूसरे तरफ, मतलब इस तरफ हमें एंड पे पहुंचना है, ठीक है। तो दोनों हमारे पास रास्ते हैं, हम एक बार यहाँ से चलते हैं, एक बार यहाँ से चलते हैं, हम दोनों रास्तों से जा सकते हैं, ए से भी जा सकते हैं, बी से भी जा सकते हैं। मुझे बताओ टाइम किस में ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। टाइम ऑब्वियसली का सर बी वाले में ज़्यादा लगेगा, क्योंकि भाई बी में लंबा रास्ता करना है, ट्रैवल है ना। अच्छा अगर यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होता तो शायद कम टाइम लगता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमारे पास डिपेंडेंट क्या है कि यहाँ पे जो लेंथ है, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पे जब आप चलोगे तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब आपको रुकावटें ज़्यादा मिलेगी, है ना। देखो यहाँ से जब आप बढ़ोगे आगे की तरफ तो आपको रुकावटें बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर रुकावटें हैं लेकिन कंपेरेटिवली कम है, समझ लो ना। तो यहाँ पे क्या है, रुकावटें कम है, यहाँ पे क्या है, रुकावटें थोड़ी सी कंपेरेटिवली ज़्यादा हैं। तो अगर रुकावटें ज़्यादा हैं दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो रेजिस्टेंस हमारा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी वजह से देखो यहाँ पे जो पहला फैक्टर लिखा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब जैसे जैसे लेंथ हम लोग की बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम लोग का रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, ठीक है। चलो अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब हम लोग का जैसे जैसे एरिया चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हम लोग का रेजिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, यही हम सेम एग्जांपल रखते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसकी एरिया जो है वो हमने थोड़े से चेंजेस ले आए, ठीक है। तो इसके एरिया को हम मान लो ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि आपके पास अगर आप बी लेन से आप ट्रैवल करते हो तो ए लेन से ट्रैवल करते हो, फिर बी लेन से ट्रैवल करो, दोनों की लेंथ देखो बिल्कुल ही इक्वल है। तो यहाँ पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा मिलेगा या फिर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा मिलेगा। अब जहाँ भी बैठे हो भाई, आपने जहाँ भी क्लास में मतलब अपने रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, वहाँ पे क्या एक बार खुद से बोल के देखो कि भाई किस में ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि भाई आप बताओ मुझे ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा किस में होगा, तो आप वहाँ पे खुद से बोलो अपने आप से कि भाई हाँ भाई ए में ज़्यादा हो या फिर बी में ज़्यादा, जो भी आपका आंसर है, ठीक है। उससे होगा क्या, एक बार एक मतलब फील आ जाएगी कि बेसिकली आप क्लासरूम में बैठे हुए हो और क्लासरूम वाला थोड़ा सा वाइब मिल जाएगी ना, वाइब मैच होनी चाहिए। चलो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी पे आपको देख रहे हो, यहाँ देखो छोटी सी जगह खाली है ना। तो जगह क्यों खाली है भाई, देखो अब अगर जगह खाली होगी तो ऐसा तो नहीं ट्रैफिक भाई यहीं लगा रहेगा, इंडियन ट्रैफिक तो जानते हो आप, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से निकलना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये जो आगे वाले भाई साहब थे ये यहाँ पे आ जाएंगे सब, है ना।
तो अगर ये यहाँ पे आ गए, अब मुझे बताओ जब आप यहाँ से ट्रैवल करोगे और जब आप यहाँ से ट्रैवल करोगे तो समय या फिर कह सकते हो ऑब्स्ट्रक्शन किस में ज़्यादा लगेगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन वैसे आपको रुकावटें कहाँ ज़्यादा मिलेंगी। भाई रुकावटें ऑब्वियसली कहाँ ज़्यादा मिलेंगी, इधर वाले में कि इधर वाले में। देखो यहाँ पे अगर हम ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है, डिस्टेंस उतनी है जितनी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा यहाँ तक चलते हुए जाना पड़ेगा, पूरे यहाँ तक हमें ट्रैफिक को क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ बस इतने से एरिया को हमें ट्रैफिक में क्रॉस करना है, उसके बाद हमारे पास एकदम खुला हुआ रास्ता है ना। तो वही देखो यहाँ पे लिखा है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे रेजिस्टेंस हम लोग का घटता जाएगा। देखो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कम है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि आपको पूरे में ट्रैवल करना है थ्रू आउट द डिस्टेंस। यहाँ पे थ्रू आउट द डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करना है, यहाँ पे सिर्फ इतनी डिस्टेंस को आपको ट्रैवल करना है, उसके बाद आपके पास खुला रास्ता वो करना है, खुला समुद्र है, जहाँ पे जाना हो वहाँ चले जाओ, तो उस टाइप का कुछ है, ठीक है। चलो तो अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया एरिया के, ठीक है। इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं। अभी हम समझते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ने बताया था ना अभी क्या होता है कि भाई ये जो होता है इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिपेंडेंट है, देखो यहाँ मैंने लिखा है कि रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन नेचर, ये नहीं लिखा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली और इनवर्सली, रेजिस्टेंस इज सिंपली डिपेंडेंट ऑन नेचर, मतलब हम लोग का वायर किस तरह का है उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि ज़्यादा होगा कि कम होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलो तो एग्जाम्पल के लिए, अच्छा ये सारी एनालॉजी है बेसिकली, मतलब समझने के लिए आप लोग के कि रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है, उस तरह से, ठीक है। तो उसी तरह से हम लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया 3 इडियट्स देखी होगी, है ना। चलो 3 इडियट्स का एग्जांपल लेते हैं ना। 3 इडियट्स लगभग सभी ने देखी है। तो 3 इडियट्स में क्या होता है, वो जो पहला सीन ओपनिंग सीन नहीं होता जहाँ पे वो क्या कहते हैं वो कर देते हैं कुछ ऐसा, मतलब मूत्र विसर्जन वाला जो सीन होता है एक वाला, उसमें क्या होगा कि वो बेसिकली जाते हैं और उनके यहाँ पे जो अपना जब वो अपना बेसिकली कर रहे होते हैं इंतज़ाम, तो वहाँ पे क्या होता है उनको शॉक लगता है कि ना, करंट लगता है। तो क्यों लगता है वहाँ पे, देखो उसने किसने फलान ने बोली थी या पता नहीं किसने बोली थी लाइन, कि हमने सिर्फ पढ़ा था अभी तक किताबों में कि सॉल्टी वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे प्रूव होके दिखाया है ना। तो वहाँ से मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो नेचर पे वहाँ सॉल्टी वाटर था, है ना, वो सॉल्टी वाटर याद होगा। सॉल्टी वाटर किस सॉल्टी वाटर की हम बात कर रहे हैं, तो सॉल्टी वाटर जो होगा वो उसमें करंट ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर रहा है बजाय कि नॉर्मल वाटर। तो नॉर्मल वाटर में करंट कम ट्रैवल करता है, धीमे ट्रैवल करता है, सॉल्टी वाटर में करंट तेज़ ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब सॉल्टी वाटर का रेजिस्टेंस कम हो गया और जो हम लोग का नॉर्मल वाटर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, है ना। क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, सिंपली अपोज है, कितना ज़्यादा अपोज किया जा रहा है इसको। तो जैसे ही सॉल्टी वाटर गिरता है ना, तो इसमें हम लोग का करंट बहुत तेज़ ट्रैवल करता है। तो करंट अगर तेज़ ट्रैवल कर रहा है तो रेजिस्टेंस तो भाई कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि अपोज यहाँ पे करना है तो अपोज तो यहाँ हो नहीं रहा है क्योंकि करंट हम लोग का बहुत तेज़ ट्रैवल कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम नॉर्मल वाटर लेते हैं तो नॉर्मल वाटर में क्या होता है, करंट इसके कंपेरेटिवली धीमे ट्रैवल कर रहा होता है ना, इसके कंपेरेटिवली धीमे ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन नेचर। इस तरह से रेजिस्टेंस हम लोग का आयरन का अलग आता है, अगर हम निकालें आयरन का हमें अलग मिलता है, कॉपर का हमें अलग मिलता है, गोल्ड का अलग होता है और सिल्वर का अलग होता है, इस तरह से, ठीक है। आप ये 4 आपके पास ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में आप बताओ कि किसका रेजिस्टेंस सबसे लीस्ट होगा, किसका रेजिस्टेंस सबसे हाई होगा, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल जस्ट हमें एक हम कंसेंसस के लिए चलो एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका होगा, ठीक है, और सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। तो हाईएस्ट किसका है और लोएस्ट किसका है, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा हाई मिलेगा हमें किसमें, आयरन में मिल सकता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और सबसे हमें कम मिलेगा रेजिस्टेंस इसमें गोल्ड या फिर सिल्वर में, ठीक है। तो कहोगे सर गोल्ड और सिल्वर में अगर सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस है तो हम गोल्ड और सिल्वर के तार बना सकते थे, है ना। लेकिन तार क्यों नहीं सिल्वर के बनाते हैं, हम तो भाई कॉपर का यूज़ करते हैं या एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। तो एल्यूमिनियम बेसिकली और कॉपर बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर के मामले में जनरली थोड़े सस्ते होते हैं, है ना। मतलब भाई गहने वहने क्यों बनाते हैं हम लोग, गोल्ड एंड सिल्वर के महंगे होते हैं, महंगी चीज़ों को लोगों को शौक होता है। तो इनका हम वायर क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि भाई महंगे होते हैं, ठीक है। जेब खाली हो जाएगी बनाते बनाते। सऊदी वऊदी वाले बना सकते हैं लेकिन भाई हम तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे पास बुद्धि क्यों है, क्योंकि भाई अगर हमने इनको बना दिया तो पहली बात तो महंगा पड़ेगा, करंट उतना ही फ्लो होना है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो हम क्यों फ्लो कराएं, हम भाई कॉपर का यूज़ कर लेंगे, एल्यूमिनियम का यूज़ कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर का दूसरे क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, दूसरा क्यों, इंडिया में क्या है, चोर, है ना भाई। इलेक्ट्रिसिटी अगर चोरी हो जाती है तो ये तो गोल्ड एंड सिल्वर है, पता चले गोल्ड एंड सिल्वर के तार लगा दिए गए, दूसरे दिन गायब हो गए, तार के तार खंबे के साथ गायब हो गया पूरा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग नहीं लगाते हैं क्या, गोल्ड एंड सिल्वर के वायर्स को। चलो फिर हमारे पास आता है कि इसका रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ हम लोग का बढ़ता जाता है, ठीक है। ये बड़ा आसान है समझना। अब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या होता है कि जो हम लोग के मॉलिक्यूल्स होते हैं कहीं भी वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा आती है, एनर्जी ज़्यादा आती है तो फिर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, है ना।
तो एनर्जी अगर ज़्यादा आ रही है तो मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहे हैं, अगर मॉलिक्यूल इधर उधर भागेंगे तो कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी खत्म होना शुरू होगी उनकी, है ना। तो कहते हैं ना जो ज़्यादा, जिनके पास जो ज़्यादा खर्चा वर्चा कर रहे होते हैं, ज़्यादा शो ऑफ कर रहे होते हैं ना, उनका क्या होता है बेसिकली उतने दिन तक उनका पैसा चलता नहीं। क्यों भाई, अगर आप शो ऑफ में इतना पैसा आपने लगा दोगे तो फिर आपका जो बेसिक इनकम है वो क्या होगी, वो इतनी तो आपकी होगी नहीं कि आप अपने शो ऑफ में पैसा लगा सको। देखो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं कभी अपने शो ऑफ नहीं करते हैं, है ना, हमेशा छोटा जो होगा वो बेचारा शो ऑफ करेगा जाके। तो जो शो ऑफ कर रहा है उसका जो पैसा है वो लिमिटेड है भाई, वो उतने समय में खर्चा हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आपके पास इनकम आपकी बढ़ रही है, मतलब अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूल ज़्यादा इधर उधर वाइब्रेट करेंगे, पैसा ज़्यादा खर्चा करेंगे, पैसा ज़्यादा खर्चा करेंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, रेजिस्टेंस भी हम लोग का इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर हम लोग का डिक्रीज़ होता है, रेजिस्टेंस भी हम लोग का डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये बात समझने में, तो ये हमने 4 फैक्टर यहाँ पे लिख लिया, 4 फैक्टर्स को हमने समझ लिया। अब देखो क्या होता है कि चारों फैक्टर को अगर हम कंबाइन कर लें तो कंबाइनिंग ऑल 4 फैक्टर्स, DINING, कंबाइनिंग ऑल 4 फैक्टर्स, अगर हम सारे 4 फैक्टर्स हैं उनको कंबाइन कर लें, या 4 को नहीं कंबाइन करते हैं ना, सिर्फ 2 को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग ऑल 2 फैक्टर्स, लेकिन फिर ऑल क्यों लगाएं, 2 लगाते हैं ना। तो कंबाइनिंग 2 फैक्टर्स, कौन से 2, 1 and 2, जो पहला वाला है दूसरा वाला है, इन दोनों कंबाइन करते हैं तो इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, अब यहाँ से आप जानते हो भाई कि जब भी हम लोग का प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, मतलब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये जो यहाँ से हट जाएगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो इसको हम हटाते हैं, एक कांस्टेंट लाते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इक्वल टू आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे कांस्टेंट है इसका नाम क्या है, इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम है रेजिस्टिविटी। या फिर इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, दोनों ही नाम आप बोल सकते हो, रेजिस्टिविटी बोल सकते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, ये जो आप लिखा हुआ है ये क्या हमारे पास लेंथ है, ये क्या लिखा हुआ है एरिया है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है क्या, रो L/A करके, या फिर अगर आप यहाँ से रो का फॉर्मूला निकालना चाहो, रो का फॉर्मूला निकालना चाहो क्या हो जाएगा, RA/L आ जाएगा। तो ये भी आपने यहाँ से लिख सकते हो, हमने दोनों बेसिकली एक दूसरे का वाइस वर्सा फॉर्मूला है, तो यहाँ से इतना हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना नहीं, एक चीज़ और इसमें कर लेते हैं क्या, इसके SI यूनिट भी कर लेते हैं ना, इस टॉपिक को पूरी तरह से ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो इसके SI यूनिट क्या होगी, देखो अगर हमें कहाँ गया, ये रेजिस्टिविटी की SI यूनिट पता करनी है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होगी, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है। यहाँ पास एरिया लिखा है, एरिया की SI यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और यहाँ पे हमारे पास लेंथ लिखा है, लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ओम इंटू मीटर आ जाएगा। तो ओम मीटर क्या आ जाती है, SI यूनिट किसकी, रेजिस्टिविटी की। ठीक है, तो SI यूनिट रेजिस्टिविटी क्या आ गई, ओम इंटू मीटर आ गई। अच्छा, जो रेजिस्टिविटी हमारे पास, इसको डिफाइन भी कर लेते हैं ना, साथ ही साथ लगे हाथ डिफाइन भी कर लेते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे, देखो अगर रेजिस्टिविटी को हमें पता करना है तो रेजिस्टिविटी को हम कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, रेजिस्टिविटी है रेजिस्टेंस ही, लेकिन कब, जब एरिया और लेंथ, जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो, उस समय जो रेजिस्टेंस होगा वायर का वही रेजिस्टिविटी होगी। क्या बोला मैंने बोला कि भाई रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, रेजिस्टिविटी है क्या, रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कब, जब एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ आपकी 1 मीटर हो, मतलब जो वायर है उसका एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर का हो और उसकी लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो, उस समय पे जो रेजिस्टेंस होगा वायर का वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ। तो एक ऐसे वायर का जिसका यूनिट एरिया हो और यूनिट लेंथ हो, उसी की जो उसका रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो भाई हमने रेजिस्टेंस पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस था उस पर बड़े से कम क्वेश्चन किए हैं ना, और इस पर भी थोड़े से क्वेश्चन कम, मतलब इस पर क्वेश्चन अभी किए नहीं हमने। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे और इस टॉपिक पे बेसिकली कंबाइन करेंगे, 1-2 क्लास हम सिर्फ इन्हीं पे क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, तो भर भर के इतने क्वेश्चन हैं उनको करेंगे हम। ठीक है,
एक वीडियो रखेंगे जो अगली वाली वीडियो होगी वो बेसिकली जितने भी आईसीएससी क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेंगे, ठीक है। और जो उसके बाद वाली वीडियो होगी मतलब इन दोनों टॉपिक्स पे, रेजिस्टेंस पे और कहाँ गया रजिस्ट्रिटी पे, इस पे अगली वीडियो को हम कर लेंगे आईसीएससी क्वेश्चंस, और उसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कर लेंगे सीबीएसई क्वेश्चन। उसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन हो जाएंगे। आपकी जो बुक बेसिकली स्टैंडर्ड बुक बहुत जगह फॉलो होती है कंसाइज की, है ना, बहुत से आईसीएससी बोर्ड में, और बाकी अगर एनसीईआरटी के तो एनसीईआरटी को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लगभग चैप्टर खत्म होने को आ गया, बहुत थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बाकी है और थोड़ा पावर और थोड़ी सी एनर्जी बाकी है, उसके बाद दैट्स इट, चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा। आईसीएससी पे थोड़ा सा और है, अभी हम लोग को एएमएफ पढ़ना है, अभी हम लोग को टर्मिनल वोल्टेज पढ़ना है, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ना है, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप पढ़ना है, फिर उस पर हम लोग को क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है। ये खत्म होने के बाद हम क्या करें, हमने देखो स्टार्ट किया था लाइट को, है ना, लाइट को काफ़ी पहले स्टार्ट किया, तो लाइट को वहीं से हम फिर से रिवाइज करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में आप अगर जुड़े हुए हो या नहीं देखा है तो एक लाइट वाली प्लेलिस्ट भी है, उसमें आप देख लेना, वहीं से हम इस चैप्टर के बाद हम वहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पढ़ा चुके हैं वहाँ पे, तो वहीं से उसके आगे से कंटिन्यूएशन में वीडियो को बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। अगर कोई भी यहाँ पे डाउट हो, किसी भी जगह पे कोई एक पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ बताना और कमेंट करना अपने डाउट्स को, अगर कोई दिक्कत हो तो। तब तक के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय।